हंटर आयोग 1882-83 ईस्वी। वुड डिस्पैच के बाद शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के उद्देश्य से वायसराय लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किया। आयोग के अध्यक्ष थे W.C. हंटर। यह आयोग 20 सदस्यीय था, जिसमें 8 सदस्य भारतीय थे। अतः यह पहला भारतीय शिक्षा आयोग था, क्योंकि पहली बार भारतीयों को सदस्य मंडल में शामिल किया गया था। आयोग का कार्य क्षेत्र प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करना था। यह प्रथम आयोग था जिसने प्राथमिक शिक्षा के प्रसार पर व्यापक बल दिया। आयोग की प्रमुख सिफारिशें। नंबर 1, सरकार प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दे। मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाए, जिसकी निगरानी जिला परिषद तथा नगरपालिकाएं करें। नंबर 2, स्त्री शिक्षा को एवं निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जाए। नंबर 3, हाई स्कूल स्तर पर 2 प्रकार व्यावसायिक एवं साहित्यिक शिक्षा दिए जाने का सुझाव दिया। हंटर आयोग के सिफारिशों के आधार पर 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय तथा 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने 1901 ईस्वी में शिमला में शिक्षा के विषय पर विचार हेतु एक सम्मेलन आयोजित किया। इसके समापन के अवसर पर कर्जन ने शिक्षा के सभी क्षेत्रों की व्यापक समीक्षा करने की घोषणा की। इसी के अनुरूप 1902 ईस्वी में सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। आयोग को उच्च शिक्षा तथा विश्वविद्यालय शिक्षा की स्थिति पर विचार करने तथा सुधार हेतु उपाय सुझाने का कार्य सौंपा गया। इस आयोग में 2 भारतीय सदस्य भी थे। ये थे सैयद हुसैन बिलग्रामी तथा जस्टिस गुरुदास बनर्जी। रैले कमीशन के सुझावों के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ईस्वी में पारित किया गया। इस अधिनियम के प्रमुख बिंदु इस प्रकार थे। नंबर 1, विश्वविद्यालयों में अध्ययन एवं शोध कार्यों को बढ़ावा देने हेतु योग्य प्राध्यापकों की नियुक्ति की जाए। नंबर 2, विश्वविद्यालयों में अधिछात्रों की संख्या 50 से 100 के मध्य हो। नंबर 3, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं एवं संग्रहालयों की स्थापना 1855 ईस्वी में 5 ब्रिटिश प्रांतों बंगाल, बंबई, मद्रास, पंजाब एवं पश्चिमोत्तर प्रांत में पुरानी शिक्षा परिषद तथा लोक शिक्षा समितियां भंग कर दी गईं तथा उनके स्थान पर लोक शिक्षा विभागों का गठन किया गया। 1857 ईस्वी में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, बंबई एवं मद्रास में क्रमशः स्थापित किए गए। कलकत्ता विश्वविद्यालय 1857 ईस्वी भारत में स्थापित होने वाला प्रथम विश्वविद्यालय था। ब्रिटिश विद्वान बेथून के प्रयासों से कुछ महिला विद्यालयों की स्थापना भी की गई, जिसका की उल्लेख अध्याय में पहले ही किया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि चार्ल्स वुड डिस्पैच के समय लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल था। शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव 1913। बड़ौदा ब्रिटिश काल की एक प्रगतिशील रियासत थी। बड़ौदा प्रथम रियासत या प्रांत था जिसने 1906 ईस्वी में अपने क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया था। राष्ट्रवादी तत्व संपूर्ण भारत में ऐसी अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने की मांग कर रहे थे। 1910 से 1913 ईस्वी के मध्य विधान परिषदों में इस पर व्यापक बहसें हुईं। 1910 ईस्वी में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में राष्ट्रवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने एक प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव में सरकार से 6 से 10 वर्ष आयु वर्ग के बालक बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने की मांग की गई। अतः सरकार ने 12 फरवरी 1913 ईस्वी को शिक्षा पर सरकारी प्रस्ताव पारित किया। इसके 2 प्रमुख प्रावधान थे। नंबर 1, प्रत्येक प्रांत में एक विश्वविद्यालय की स्थापना तथा नंबर 2, अनिवार्य शिक्षा नीति की मांग को स्वीकार नहीं किया गया तथा सभी प्रांतों में निरक्षरता समाप्त करने हेतु ठोस प्रयास करने की घोषणा की गई। इसी सरकारी प्रस्ताव का परिणाम रहा कि सरकार ने निरक्षरता के विरुद्ध कई प्रयास किए। सन 1939 ईस्वी में डॉक्टर सैयद महमूद की अध्यक्षता में एक प्रौढ़ शिक्षा समिति की नियुक्ति की गई, जो सरकार के निरक्षरता समाप्ति के प्रयासों में उल्लेखनीय है। प्रौढ़ शिक्षा समिति का गठन केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने किया था। सैडलर आयोग 1917 से 1919 ईस्वी तक। सरकार ने सैडलर आयोग का गठन 1917 ईस्वी में किया था। आयोग को 2 कार्य सौंपे गए। नंबर 1, कलकत्ता विश्वविद्यालय में शिक्षा की तत्कालीन स्थिति व आवश्यक सुधारों पर विचार कर सुझाव देना। नंबर 2, प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा की स्थिति पर समग्रतः विचार करके सुधार हेतु आवश्यक उपाय सुझाने का कार्य सौंपा था।
आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर एम सैडलर, जो लीड्स विश्वविद्यालय लंदन के उप कुलपति थे। आयोग में 2 भारतीय सदस्य थे, वे थे डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी तथा डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। सैडलर आयोग ने 1904 ईस्वी के विश्वविद्यालय अधिनियम की आलोचना की थी। साथ ही आयोग का मत था कि विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा में सुधार करने के लिए पहले माध्यमिक स्तर की शिक्षा में सुधार किए जाने चाहिए। आयोग की सिफारिशें। नंबर 1, स्कूली शिक्षा 10 वर्षों के बजाय 12 वर्ष की होनी चाहिए। छात्रों को इंटरमीडिएट के बाद विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया जाना चाहिए। नंबर 2, स्नातक पाठ्यक्रम की उपाधि डिग्री ऑफ ग्रेजुएट के लिए शिक्षा 3 वर्ष की होनी चाहिए। नंबर 3, इंटरमीडिएट की शिक्षा विश्वविद्यालयीय शिक्षा से अलग हो। नंबर 4, विश्वविद्यालय स्तर पर प्रतिभाशाली छात्रों के लिए प्रवीण ऑनर्स पाठ्यक्रम साधारण पाठ्यक्रम से अलग होना चाहिए। नंबर 4, प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक कुलपति होना चाहिए। नंबर 5, इंटरमीडिएट परीक्षाओं के संचालन के लिए एक माध्यमिक बोर्ड गठित किया जाए। नंबर 6, कलकत्ता विश्वविद्यालय पर भार कम करने के लिए ढाका में उच्च शिक्षा की पृथक व्यवस्था होनी चाहिए। नंबर 7, कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्त्री शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए आदि। 1913 की शिक्षा नीति एवं सैडलर आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1916 ईस्वी से 1921 ईस्वी के मध्य पटना, अलीगढ़, बनारस, मैसूर, ढाका, लखनऊ एवं उस्मानिया विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। आयोग की सलाह पर उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना हुई। दोहरे शासन के अंतर्गत शिक्षा, एजुकेशन अंडर डायरेक्टी। 1919 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत प्रांतीय सरकारों तथा केंद्रीय सरकार में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई। इसके तहत शिक्षा विभाग प्रांतों के जनता द्वारा निर्वाचित मंत्री पर छोड़ा गया। केंद्रीय सरकार शिक्षा के दायित्व से पूरी तरह मुक्त हो गई। शिक्षा के लिए अनुदान देना भी केंद्रीय सरकार ने बंद कर दिया। हार्टोग समिति, द हार्टोग कमेटी, 1929। शिक्षा विभाग प्रांतों के अधीन कर देने से असंतोष बढ़ने लगा। शिक्षा के विकास में समाजसेवी भारतीयों के प्रयास के बावजूद शिक्षार्थियों की बढ़ती संख्या को समुचित शिक्षा की व्यवस्था करना संभव नहीं हो पा रहा था। अतः शिक्षा के विकास के समग्र परिदृश्य पर विचार हेतु 1929 ईस्वी में भारतीय परिनियत आयोग ने एक सहायक समिति का गठन किया। इसके अध्यक्ष सर फिलिप हार्टोग थे। आयोग की सिफारिशें। नंबर 1, प्राथमिक शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय बताया। नंबर 2, उच्च शिक्षा प्राप्त करने की क्षमता रखने वाले विद्यार्थियों को ही उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश दिया जाए। नंबर 3, ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को स्थानीय भाषा के मिडिल स्कूलों तक ही रोका जाए तथा रुचि अनुसार व्यावसायिक या औद्योगिक कौशल प्रदान कर स्वरोजगार के योग्य बनाया जाए आदि। आधारभूत शिक्षा की वर्धा योजना। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान कर दी गई। इसके फलस्वरूप 1937 ईस्वी तक लोकप्रिय मंत्रिमंडलों ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। वर्धा योजना वस्तुतः शिक्षा के भारतीयकरण की वृहद योजना थी, जिसके प्रायोजक महात्मा गांधी थे। 1937 ईस्वी में महात्मा गांधी ने हरिजन समाचार पत्र में लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की। इसमें उन्होंने एक व्यापक शिक्षा योजना प्रस्तावित की। इसे वर्धा योजना की संज्ञा दी गई। अक्टूबर 1937 ईस्वी में वर्धा नामक स्थान, जो वर्तमान में महाराष्ट्र प्रदेश में है, वहां पर अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें महात्मा गांधी के सुझावों को शामिल करते हुए मौलिक शिक्षा की वर्धा योजना तैयार की गई। जाकिर हुसैन की अध्यक्षता वाली एक समिति ने इस योजना का ब्यौरा प्रस्तुत किया। वर्धा योजना का मूल सिद्धांत था हस्त उत्पादक कार्य को प्रोत्साहन देना। इसके तहत विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ हस्तकला के प्रशिक्षण पर जोर दिया गया था ताकि वे स्वरोजगार के योग्य बन सकें। द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ के साथ ही कांग्रेस के निर्देश पर प्रांतीय मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया, जिसके कारण इस योजना का क्रियान्वयन नहीं हो सका। शिक्षा की सार्जेंट योजना 1944। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल ने 1944 ईस्वी में शिक्षा की एक योजना प्रस्तावित की। इस योजना के प्रस्तावक सर जॉन सार्जेंट थे। सार्जेंट महोदय भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार थे। योजना के प्रमुख बिंदु। नंबर 1, प्राथमिक विद्यालय तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय की बेहतर व्यवस्था हो। उच्च माध्यमिक विद्यालय 2 प्रकार के होंगे। प्रथम विद्या विषयक एवं दूसरा व्यावसायिक।
नंबर 2, 6 से 11 वर्ष के बालक बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। नंबर 3, 11 से 17 वर्ष तक के छात्रों के लिए 6 वर्षों की अतिरिक्त शिक्षा की सरकार व्यवस्था करे। इस योजना का लक्ष्य था कि 40 वर्षों के भीतर देश में शिक्षा ढांचे का पुनर्निर्माण व विकास करना। बाद में खेर समिति ने इस 40 वर्षों की अवधि को घटाकर 16 वर्ष की समय सीमा में बदल दिया। शिक्षा पर राधाकृष्णन आयोग 1948-49। यह स्वतंत्रता के उपरांत गठित प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग है। इसका गठन नवंबर 1948 ईस्वी में विश्वविद्यालयीय शिक्षा पर विचार करने के लिए किया गया था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राधाकृष्णन थे। आयोग ने अगस्त 1949 में अपनी रिपोर्ट दी। आयोग की सिफारिशें: नंबर 1, विश्वविद्यालय शिक्षा के पूर्व 12 वर्षों की शिक्षा दी जानी चाहिए। नंबर 2, विश्वविद्यालयों में परीक्षा तिथि के पूर्व 180 दिनों का अध्यापन अनिवार्य होना चाहिए। नंबर 3, उच्च शिक्षा के 3 मुख्य उद्देश्य होने चाहिए: सामान्य शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा एवं उदार शिक्षा। नंबर 4, शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया जाए। नंबर 5, प्रशासनिक सेवाओं के लिए विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि आवश्यक नहीं होनी चाहिए। एक आयोग का गठन किया जाए जो विश्वविद्यालय शिक्षा की निगरानी को अनुदान की व्यवस्था करे। नोट: इसी आयोग की सिफारिश पर 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यूजीसी) की एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापना की गई। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अन्य व्यक्तिगत प्रयत्न: नंबर 1, सर्वप्रथम ईसाई धर्म प्रचारकों ने स्त्री शिक्षा की दिशा में विशेष प्रयास किया तथा 1819 ईस्वी में कलकत्ता में तरुण स्त्री सभा की स्थापना की। नंबर 2, ईसाई विद्वान बेथून महोदय को स्त्री शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है। इन्होंने बालिकाओं के लिए कलकत्ता में प्रथम विद्यालय स्थापित किया था। श्रीमती विल्सन का भी स्त्री शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान रहा। नंबर 3, 1906 ईस्वी में D.K. कर्वे ने बंबई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कादम्बिनी गांगुली 1890 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक बनी। नंबर 4, 1926 ईस्वी में देश में महिला अधिकारों की रक्षा हेतु अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना की गई। नंबर 5, 1847 ईस्वी में अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में एक नॉर्मल स्कूल खोला गया। नंबर 6, 1847 ईस्वी में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई जो भारत का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज था। नंबर 7, 1835 ईस्वी में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव डाली। अंग्रेजी भाषा के ज्ञान को इसमें प्रवेश के लिए अनिवार्य बनाया गया था। नंबर 8, 1913 ईस्वी में शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव तथा 1917 ईस्वी में सैडलर आयोग के सुझावों के आधार पर 1916 ईस्वी में मैसूर विश्वविद्यालय व बनारस विश्वविद्यालय, 1917 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय, 1918 ईस्वी में उस्मानिया विश्वविद्यालय, 1920 ईस्वी में अलीगढ़ विश्वविद्यालय तथा 1921 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। नंबर 9, एनी बेसेंट ने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। यही 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU बना। नंबर 10, एलेक्जेंडर डफ एक ईसाई विद्वान थे जिनका शिक्षा के प्रारंभिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन्होंने 1830 ईस्वी में कलकत्ता में एक अंग्रेजी विद्यालय की स्थापना की थी। नंबर 11, ईसाई मिशनरियों का शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान था। यद्यपि ये धार्मिक उद्देश्य से शिक्षा के कार्य को प्रोत्साहन दे रही थीं, मिशनरियों द्वारा मद्रास में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसार किया गया, जबकि पंजाब में मिशनकारी क्रियाकलाप सबसे कम था। नंबर 12, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक कहे जाने वाले विद्वान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी शिक्षा के लिए सूरीपाड़ा कलकत्ता में एक विद्यालय स्थापित किया। राजा राम मोहन राय ने 1822 ईस्वी में कलकत्ता में एक एंग्लो इंडियन कॉलेज की स्थापना की जो बाद में इंडियन एकेडमी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। नंबर 13, ईश्वर चंद्र विद्यासागर महिला अधिकारों का समर्थन करने वाले एक प्रमुख समाज सुधारक थे। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह प्रथा, स्त्री शिक्षा का समर्थन किया तथा बहुविवाह प्रथा का विरोध किया। ज्योतिबा फूले ने भी स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया।